9 अगस्त 2024 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता से एक हैरान कर देने वाला केस तेजी से फैलने लगता है, जिसमें एक 31 साल की जूनियर डॉक्टर की हॉस्पिटल के ही बिल्डिंग के अंदर ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर एक्यूज को पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन स्टिल सारे लोग एलॉन्ग विथ वोमेन्स एंड जूनियर डॉक्टर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के प्रिंसिपल एंड पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं। पूरे देश के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। सारे लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। इनफैक्ट अभी तक भी वहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी केस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उस रात क्या हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और कैसे कोलकाता पुलिस के द्वारा बिना केस रजिस्टर्ड किए ही पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की, जो अपने माँ बाप और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए पहले तो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम नीट क्लियर करती है और अपने स्टेट के ही आरजी कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेती है। अभी वो करेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी और एज ए रेसिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रही थी। 8 अगस्त 2024 को रोजाना की तरह रात को करीब 11 बजे वो अपने पेरेंट्स से बात करती है और अपने दो अन्य फर्स्ट ईयर के जूनियर डॉक्टर ऑर्को एंड सुमित्रा के साथ उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल में तीनों डिनर करने चले जाते हैं। फिर करीब 2 बजे दोनों जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल से बाहर आ जाते हैं और वो खुद नीचे पड़े एक मैट्रेस पे सो जाती है। उसके दोस्तों के हिसाब से करीब 36 घंटे से उसकी बैक टू बैक ड्यूटी लग रही थी। फिर रात बीतती है और उसके अगले दिन 9 अगस्त को सुबह 9:30 पे ऑर्को जूनियर डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते सेमिनार हॉल में जाता है, लेकिन वहाँ उसकी हालत देखकर शॉक हो जाता है और बाहर जाकर सभी को इसके बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू देम, जूनियर डॉक्टर नीचे मैट्रेस पे अर्धनग्न हालत में पड़ी होती है। उसके आईज एंड माउथ से ब्लीडिंग होती रहती है। धीरे धीरे कर यह न्यूज पूरे हॉस्पिटल कैंपस में फैलने लगता है एंड अदर जूनियर डॉक्टर या स्टूडेंट वहाँ पे आने लगते हैं। कुछ ही देर में कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष भी आ जाते हैं। पुलिस को कॉल करके घटना के बारे में बताने और तुरंत एफआईआर रजिस्टर कराने के बजाय वो सेमिनार हॉल में खुद जाकर देखना ज्यादा जरूरी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, करीब 10:50 पे कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से उनको एक कॉल जाता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। एंड अगेन आफ्टर 10 to 20 मिनट्स एक और कॉल आता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। वो इस बात पे विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले उन दोनों की आपस में बात हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल ठीक और खुश दिख रही थी। इधर सेमिनार हॉल में विक्टिम की बॉडी को देखकर कोई भी ये बता देता कि ये एक रेप एंड मर्डर केस है, और इस टाइम फ्रेम तक भी क्राइम सीन पे कोई भी पुलिस की हायर अथॉरिटी अवेलेबल नहीं थी। इसी बीच 11:30 पे वहाँ के एसपी फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम सीन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट ये डिमांड रखते हैं कि सारी जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड वीडियोग्राफिक सर्वे के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उनको पुलिस एंड कॉलेज अथॉरिटी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जिसमें मर्डर को सुसाइड बोलकर केस को रफा दफा कर दिया गया था। 12 बजे विक्टिम के पेरेंट्स भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और यह बात उन्होंने मीडिया के कैमरे पे आकर क्लियरली बोला है कि उनके लाख रोने और आग्रह करने के बावजूद भी उनको 3 घंटे तक रोक के रखा गया। करीब 3 घंटे बीतने के बाद 3:30 पे उनको अपनी बेटी से मिलने दिया गया। हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। उन्होंने देखते ही यह क्लियर कर दिया कि यह सुसाइड नहीं है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। 6 बजे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है एंड वंस अगेन विक्टिम के फादर यह रिक्वेस्ट करते हैं कि पोस्टमार्टम शुड बी डन अंडर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 7:10 तक पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाता है और उसका रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट होने लगती है। उसके कुछ ही घंटों के अंदर कोलकाता पुलिस के द्वारा लड़की के बॉडी को जला दिया जाता है। पहले से ही 3 बॉडी लाइन में थी, उनको हटाकर पहले विक्टिम की बॉडी को जल्दी में जला दिया गया। शुरुआत में ही कोलकाता पुलिस के द्वारा
द्वारा अननेचुरल डेथ के तौर पे एफआईआर रजिस्टर की गई थी, लेकिन 7:10 पे ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद यह क्लियर हो गया था कि इट वाज ए मर्डर एंड रेप केस। बट स्टिल पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और बिना एफआईआर रजिस्टर्ड किए ही विक्टिम की बॉडी को जला दिया गया। बॉडी को जलाने के करीब 3 घंटे बाद रात को 11:45 पे एफआईआर रजिस्टर की जाती है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में तेजी से सर्कुलेट होने लगता है और पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया वो जान लेते हैं। मैं उतने डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप रोक के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। शुरुआत में विक्टिम की बॉडी से 150 mg सीमेन मिलने की बात फैल रही थी। इस कारण से लोगों को यह लगने लगा कि यह एक गैंग रेप केस है, लेकिन आगे चलकर यह क्लेम गलत साबित हुआ और यह बताया गया कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड उतना मिला है, नॉट जस्ट ओनली सीमन। अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट विक्टिम के शरीर पे टोटल 25 इंजरी मार्क्स थे, जिसमें से कि आंख और नाक से दोनों से ब्लीडिंग हो रही थी। ऑल ओवर बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान थे। विक्टिम की मौत गला दबाकर की गई थी। विद इन फ्यू आवर्स 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। नाम संजय रॉय, उम्र 33 साल। हॉस्पिटल के सीसीटीवी के हिसाब से संजय रॉय 3:50 पे हॉस्पिटल के कैंपस में घुसता है और पहले तो वो पूरे हॉस्पिटल में घूमता है और फाइनली 4:03 पे वो सेमिनार हॉल में इंटर करता है और 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकल जाता है। इसी 37 मिनट में उसने विक्टिम के साथ रेप किया और गला घोटकर मर्डर कर दिया। पुलिस को सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ भी मिला, जो कि सीसीटीवी में संजय रॉय के गले पे सेमिनार हॉल में घुसते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन निकलते हुए वो नहीं है। और जब उस ब्लूटूथ को संजय रॉय के फोन के पास ले जाया गया तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। पुलिस के अकॉर्डिंग उसके फोन से बहुत सारे वायलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी। अब हम संजय रॉय के बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन और आखिर ये उतनी रात को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा कैसे। 2019 में संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर में ज्वाइन करता है और आगे चलकर कुछ सोर्सेस एंड पॉलिटिकल हेल्प के थ्रू सिविक वॉलंटियर के वेलफेयर सेल में चला जाता है और उसकी ड्यूटी आरजी कर हॉस्पिटल में लगा दी जाती है। संजय रॉय पे पहले से ही वुमेन के साथ मिसबिहेव और वायलेंस करने के एलिगेशन थे। वो पहले अपनी वाइफ के साथ भी मारपीट करता था। उस कॉलेज के स्टूडेंट्स पहले से ही प्रिंसिपल से बहुत नाराज थे। संदीप घोष 2021 में आरजी करके प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंट हुआ था और तब से लेकर अभी तक उस पे कई एलिगेशन लगते आ रहे थे, जैसे कि कॉलेज के कंस्ट्रक्शन को लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड करना, हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट के साथ भी फ्रॉड करने का आरोप लगा था। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कॉलेज में थ्रेट कल्चर भी प्रमोट किया जाता था। 2023 अगस्त के महीने में भी कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में क्लीननेस एंड बेसिक फैसिलिटीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपने खिलाफ बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर संदीप घोष प्रिंसिपल के पद से रिजाइन कर देते हैं। बट सरप्राइजिंगली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विद इन 24 आवर संदीप घोष को उस कॉलेज से कुछ ही दूरी पे स्थित कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देती है। और ये सुनकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट और भी तेज हो जाती है, क्योंकि जिस कोलकाता पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देना चाहिए था वो पुलिस उन सारे लोगों को नोटिस देने पे और फोन कॉल करके उनकी जिंदगी खराब कर देने की धमकी दे रही थी। जो भी इस केस और पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल रहा था और कई जगह पे पुलिस के द्वारा प्रोटेस्ट को रोकने की भी कोशिश की जा रही थी। फिर 12 अगस्त को फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल सर्विसेज को रोक दिया जाता है और भारत के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट होते हैं। पुलिस की लापरवाही और बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट इस केस को सीबीआई को सौंप देती है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फटकार भी लगाती है कि अगर प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन लेटर दिया था तो या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते या डिक्लाइन कर देते, लेकिन प्रिंसिपल के खिलाफ बढ़ते हुए आउटरीच और प्रोटेस्ट को देखने के बावजूद उसका ट्रांसफर एक दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे क्यों किया गया। नेक्स्ट 14 अगस्त की रात को बहुत सारे डॉक्टर्स के
द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिक्लेम द नाइट के नाम से ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्टर्स अचानक कहीं से बहुत सारे लोग झुंड में आकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। उन्हें कोई भी नहीं जानता था और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लगते हैं। वो लोग प्रोटेस्टर्स को भी जान से मारने की धमकी और रेप थ्रेट्स देते हैं। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। ये सारी चीजें देखकर प्रोटेस्ट और भी तेज हो गया, क्योंकि जब 14 अगस्त की रात को पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड डॉक्टर उस अननोन भीड़ से अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से हेल्प मांगती है, तो उनका कहना था कि अपने आप को खुद बचाओ। और पुलिस वाले खुद उन लोगों को छोड़कर बाथरूम और अन्य जगहों पे छिपे हुए थे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे थे जिनमें देखा जा सकता है कि लोग ट्रकों में भर भर कर आ रहे थे। इसके बाद जब कोलकाता पुलिस के द्वारा करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जब उसमें से कई लोगों की पहचान की गई, तो वो टीएमसी यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ही पार्टी वर्कर निकले। फिर 16 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सारी मेडिकल सर्विसेज को रोक दिया गया, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के। इसी बीच बढ़ते प्रोटेस्ट और केस की गंभीरता को देखते हुए 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस के थ्रू केस को अपने अंडर ले लिया। इस पूरे टाइम फ्रेम पे जैसे कि 18 अगस्त, 22 अगस्त, 27 अगस्त और रेगुलरली ऑल ओवर कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहे थे। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी एक रैली निकाली थी और आप उसे प्रोटेस्ट भी बोल सकते हैं, जो वो विक्टिम की जस्टिस के लिए कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सवाल यह उठता है कि किसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि जब क्राइम हुआ तो स्टेट में गवर्नमेंट उनकी थी। सिविक वॉलंटियर जिसमें ज्वाइन करने के लिए उस पर्सन पे कोई केस नहीं होना चाहिए, लेकिन संजय रॉय का नेचर जानते हुए और उस पे इतनी केस होने के बावजूद वो सिविक वॉलंटियर में था। कोलकाता पुलिस उनके होने के बावजूद 14 अगस्त की रात को उनके आंखों के सामने हॉस्पिटल को वेंडलाइज और क्राइम सीन को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ ही वीक के अंदर ही हॉस्पिटल के उसी फ्लोर पे सेमिनार हॉल के कुछ ही दूरी पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया जाता है। पुलिस के द्वारा इस केस को इतनी बैडली तरीके से हैंडल किया जाता है कि जिस कोलकाता पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देना चाहिए था, वो लोगों को नोटिस भेजने में लगी हुई थी। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, कोलकाता पुलिस एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बुरी तरीके से लताड़ती भी है। 14 अगस्त की रात को वेंडलिज्म एंड केस को इतनी खराब तरीके से हैंडल करने के लिए और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर्स को एंड प्रोटेस्टर्स को 10 सितंबर तक प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए भी कहती है। इधर कोर्ट के द्वारा 23 अगस्त को संजय रॉय को सीबीआई के अंडर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। पहली बार संदीप घोष को उसके सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड वाले केस के लिए 2 सितंबर को अरेस्ट किया जाता है। फिर 14 सितंबर को आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। संदीप घोष को एफआईआर फाइल करने में डिले और एविडेंस को मिसहैंडल करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और अभिजीत मंडल को एविडेंस टैंपरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टीम को मिसलीड करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इस केस का एफआईआर जो फाइल किया गया था वो ताला पुलिस स्टेशन में ही किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 सितंबर तक प्रोटेस्ट खत्म करने के बावजूद भी डॉक्टर एंड स्टूडेंट कोलकाता के स्वास्थ्य भवन के सामने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। अब हम प्रोटेस्टर की तरफ से की गई कुछ डिमांड, जिसमें कुछ बेसिक नीड भी शामिल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग से ही सारे लोग इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे थे, जो कि पहले ही 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया गया था। विक्टिम को इंसाफ मिले और जो भी लोग इसमें शामिल हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी हटाने की मांग की जा रही थी। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल समेत कई अन्य लोग जैसे कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी को भी उनके पद से हटाया जाए। हेल्थ वर्कर के लिए सीसीटीवी और दूसरे सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए जाए। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में थ्रेड कल्चर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर रेस्ट रूम एंड बाथरूम भी बनवाया जाए। विक्टिम के पेरेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से लाइफ लॉन्ग सपोर्ट एज वेल एज फाइनेंशियल
सपोर्ट भी दिया जाए। फिर इसी चलते हुए प्रोटेस्ट के बीच में ममता बनर्जी अचानक पहुंचती है, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स एंड डॉक्टर्स स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के लिए राजी हो जाते हैं और 17 सितंबर 2024 को डॉक्टर एंड वेस्ट बंगाल सीएम के बीच में मीटिंग होने के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब हम अभी तक सीबीआई के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन एंड दिए गए सारे स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीआई, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पोस्टमार्टम करने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आने के बाद उनके द्वारा एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें क्राइम सीन के सारे डिटेल्स को अच्छी तरीके से नोट किया जाता है। सीबीआई के अकॉर्डिंग इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। उसमें विक्टिम के शरीर पे कितने आउटर इंजरीज मार्क्स हैं वो भी अच्छे तरीके से मेंशन नहीं है, क्योंकि जिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट को बनने में एटलीस्ट 1 आवर लगता है उसे मात्र 20 से 25 मिनट में बना दिया गया था। पोस्टमार्टम के वक्त जो वीडियो बनाया गया था उसमें भी लाइट न होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने क्रिटिकल केस का पोस्टमार्टम मात्र 70 मिनट में कंप्लीट कर दिया गया था। और जब इस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपूर्व विश्वास से पूछा गया तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति वहां पर आता है और बोलता है कि पोस्टमार्टम जल्दी नहीं किया तो यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। और जब उसका पता लगाया गया तो उसका नाम संजीव मुखर्जी है, जिसका लिंक भी टीएमसी से निकला और उसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साइन किया है। अकॉर्डिंग टू सीबीआई ये गैंग रेप नहीं था, क्योंकि विक्टिम के नाखून में से जो भी ब्लड और स्किन के टुकड़े मिले हैं वो कम्प्लीटली संजय रॉय से मैच करते हैं। और विक्टिम के बॉडी से जो लिक्विड फ्लूइड पाया गया था उसमें भी दोनों लोगों का डीएनए पाया गया है, एक तो विक्टिम इटसेल्फ और दूसरा संजय राउत। उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति का नहीं पाया गया। आखिर इतनी किस बात की जल्दी थी कोलकाता पुलिस को कि पोस्टमार्टम इतनी जल्दी करवा कर बिना पेरेंट से पूछे ही बॉडी जला दिया? अगर पोस्टमार्टम करने की इतनी ही जल्दी थी तो और पहले दिन में करवा देते। एज पर रिपोर्ट्स पहले से ही पोस्टमार्टम के लिए 8 बॉडीज लाइन में थी। चाहते तो उन सारे को रोक कर पोस्टमार्टम दिन में कराया जा सकता था। जैसे कि बॉडी जलाने के टाइम पे पहले से ही 3 बॉडीज लाइन में थी, लेकिन जल्दी जल्दी में सबसे पहले जला दिया गया। डॉक्टर्स और दूसरे प्रोटेस्टर्स दूसरी बार भी पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहे थे। और ये बात भी गौर करने वाली है कि पोस्टमार्टम भी उसी आरजीकर हॉस्पिटल में किया गया है। किसके कहने पे इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी और लापरवाही से की जा रही थी? इन सारी चीजों को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आगे की हियरिंग में कोर्ट एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर देती है, जो कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी को इंश्योर कर सके और कोलकाता पुलिस को भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एक्शन न लेने और पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश न करने की आदेश देती है। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट विक्टिम के नेम एंड फोटो को भी सारे सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का ऑर्डर देती है। और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी चिंता जाहिर करती है कि एफआईआर होने में इतना डिले क्यों हुआ। सारी चीज करने के इतने देर बाद रात को 11:45 पे एफआईआर दर्ज किया गया था। खैर, इन सारी चीजों पे सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी वेस्ट बंगाल के कई शहरों में जारी है। ये सारी चीजें देखने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है कि क्या हम सच में डेवलप कर पा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर जगह लिखा तो होता है, लेकिन उनकी सेफ्टी का क्या? अब तो एक सरकारी संस्थाओं से भी ऐसी न्यूज आने लगी है। एक डॉक्टर जो अपने सारे सोशल लाइफ, स्लीप साइकिल, अपने खुद की हेल्थ को सेक्रीफाइस करके दूसरों की जान बचाता है, वो लड़की कॉन्टिन्यूअस 36 घंटे से बिना रुके चंद घंटों के ब्रेक के सहारे ड्यूटी दे रही थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उनके पेरेंट्स का क्या? उस लड़की के सपने का क्या जो उसने अपने डॉक्टर बनने के बाद के लिए बचा रखे थे? अभी तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस केस को पूरे डिटेल में और ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने रख सकूं। तब तक के लिए चलता हूं, मिलूंगा किसी और नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।